देश में ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ईवी पर सरकार का भी बहुत ज्यादा फोकस है। ईवी को बढ़ावा देने के लिए सरकार सब्सिडी स्कीम्स तक चला रही है। लेकिन जापान के एक संगठन नीडो की मदद से आईआईटी कानपुर ने एक स्टडी की है। यह स्टडी ईवीज पर ही सवाल उठा रही है। इस स्टडी में कहा गया है कि पेट्रोल डीजल से भी ज्यादा यानी कि जो कन्वेंशनल फ्यूल वाले व्हीकल हैं उनसे ज्यादा ईवी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। यही नहीं, दूसरे वाहनों के मुकाबले बैटरी इलेक्ट्रिक कार यानी कि बीईवीज में 15 से 50% ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है। आईआईटी कानपुर ने 3 कैटेगरीज में कारों की स्टडी की है। इसमें पारंपरिक कारें, इलेक्ट्रिक कारें और हाइब्रिड कारों को शामिल किया गया और अलग अलग स्टडीज इन पे की गई। तीनों तरह के वाहनों में एलसीए यानी कि लाइफ साइकिल एनालिसिस और टीसीओ यानी कि ओनरशिप की कुल लागत का कैलकुलेशन किया गया। यानी कि ये पर्यावरण पर क्या क्या असर डाल रही हैं और आपकी जेब पर कितना असर डाल रही हैं, इन दोनों बातों का अध्ययन हुआ। आईआईटी की स्टडी ने इस दावे को चुनौती दी है कि इलेक्ट्रिक कारें हाइब्रिड कारों और पारंपरिक आईसी यानी कि इंटरनल कंबंशन इंजन कारों की तुलना में पर्यावरण के ज्यादा अनुकूल है। जैसा कि हम सबको यही कहा गया है कि ये पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा सेफ हैं अगर तुलना करें कन्वेंशनल व्हीकल और कन्वेंशनल फ्यूल वाले व्हीकल से। पारंपरिक इंजन वाली कारें जो पेट्रोल और डीजल से चलती हैं, इलेक्ट्रिक कारें जिन्हें चलाने के लिए पूरी तरह से बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। बिजली से बैटरी चार्ज होती है और फिर बैटरी से कार चलती है। वहीं हाइब्रिड कारों में डीजल या पेट्रोल इंजन के साथ एक बैटरी पैक का इस्तेमाल भी किया जाता है जो इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देता है। दोनों तरह की तकनीकों से कार को कंबाइंड पावर मिलती है। इसमें कार को कुछ दूरी तक फुल ईवी मोड पर भी चलाया जा सकता है। तो कुल मिला के तीनों ऑप्शंस हैं और तीनों तरह की कारें हैं। अब आईआईटी कानपुर की इंजन रिसर्च लैब की स्टडी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक हाइब्रिड और पारंपरिक इंजन कारों की तुलना में इलेक्ट्रिक कारों के बनाने और उसमें इस्तेमाल होने वाले और साथ ही साथ स्क्रैपिंग में 15 से 50% ज्यादा ग्रीन हाउस गैस से निकल रही हैं। यह स्टडी कहती है कि बैटरी इलेक्ट्रिक कार अन्य वाहनों की तुलना में तमाम श्रेणियों में 15 से 50% ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रही है। आईआईटी कानपुर की स्टडी में वाहनों का जो प्रति किलोमीटर एनालिसिस किया गया और इस पर पता चला कि ईवीज की कीमत मेंटेनेंस और इंश्योरेंस में भी 15 से 60% तक थोड़ा महंगाई देखी गई है, यानी कि ज्यादा महंगा है। स्टडी से यह भी पता चला है कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कारें सबसे ज्यादा पर्यावरणों के अनुकूल हैं, बजाय कि कन्वेंशनल और कंप्लीट ईवी के हाइब्रिड कार ज्यादा बढ़िया हैं और इसी पर फोकस करने की इसमें सलाह भी दी गई है। पारंपरिक इंजन वाली कारों की तुलना में हाइब्रिड कारों में प्रति लीटर 1.5 से 2 गुना माइलेज भी मिलता है। तो इस तरह की बहुत सारी दिलचस्प इसमें स्टडी में खुलासे किए गए हैं। सारे खुलासे हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान हैं जिनके नेतृत्व में ये स्टडी हुई है। उनसे हम थोड़ा और समझना चाहेंगे कि स्टडी में और क्या क्या डीप एनालिसिस किए गए हैं और ये जो मोटा मोटा बात निकलकर सामने आ रही है कि ईवी पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, इसके पीछे की सच्चाई आखिर है क्या। बातचीत करने के लिए प्रोफेसर अविनाश के अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आईआईटी कानपुर से। प्रोफेसर अग्रवाल, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो सर यही जिज्ञासा मन में है कि क्या वाकई में, क्योंकि अब तक तो यही बताया गया है सबको कि ईवीज जो हैं वो पर्यावरण के सबसे अनुकूल हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, आपकी स्टडी अलग क्यों है सर? देखिए, अभी तक जो बताया गया है वो यही है कि ईवी से कोई धुआं नहीं निकलता है और ये सच है कि ईवी से कोई धुआं नहीं निकलता है। लेकिन जब आप किसी भी वाहन को या पावर ट्रेन ऑप्शन को एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपको उनकी लाइफ टाइम के ऊपर यानी उनको बनाने में, उनको चलाने में और फिर उनको रिसाइकिल करने में कितना ग्रीन हाउस एमिशन है और वो कितने किलोमीटर चलेगी, वो सारा कैलकुलेट करके एवरेज 1 किलोमीटर पर कितना ग्रीन हाउस गैस एनवायरनमेंट में डाल रही है उसका एनालिसिस करना होता है। तो ये सवाल हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इस सवाल का कोई फिक्स जवाब नहीं था, ज्यादा स्टडीज नहीं हुई थी। तो आईआईटी कानपुर ने ये स्टडी को अंडरटेक किया है और हमने ये पाया कि चूंकि भारत में लगभग 75% जो ऊर्जा है, इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि वाहनों को चार्ज करने के लिए
इस्तेमाल की जाती है वो कोयले से बनती है, तो आप एसेंशियली क्या कर रहे हैं कि आप उस ग्रीन हाउस गैस एमिशन को टेल पाइप से निकालने के बजाय आप उसको पेट्रोलियम पावर थर्मल पावर प्लांट की चिमनी से निकाल रहे हैं। तो ये जब एनालिसिस अलग अलग कारों के लिए और अलग अलग देश के हिस्सों के लिए हमने किया, तो हमने ये पाया कि 15 से 50% ज्यादा ग्रीन हाउस गैस जो है वो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में आईसी इंजन कार्स, पेट्रोल और डीजल कारों के मुकाबले में निकलती है। और जब हमने ये एनालिसिस हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी किया, तो हमने ये पाया कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कर रहा है। तो एनवायरमेंटल के सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हाइब्रिड कारें हैं वो सबसे उत्कृष्ट हैं। और अगर उसमें हम बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं हाइब्रिड कारों को चलाने के लिए, तो ये जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का उत्सर्जन है वो और भी कम हो जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हमें 2070 में नेट जीरो करने का हमारा वादा है भारत को, तो अगर हमें वो वादा अचीव करना है तो उसके लिए हाइब्रिड व्हीकल, जो ऐसे हाइब्रिड व्हीकल जो बायोफ्यूल से चलते हों या कार्बन न्यूट्रल फ्यूल से चलते हों, वो हमें इस्तेमाल करने होंगे और उनको हमें इकोनॉमिकली सस्टेनेबल भी बनाना। ओके, तो सर क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर हम, क्योंकि सरकार का भी ग्रीन एनर्जी पर फोकस पूरा है, तो आप ये कह रहे हैं कि जब तक आपकी निर्भरता इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोयले पर रही या इस तरह के सोर्सेस पर रही, तब तक ईवीज पर्यावरण के लिए उतनी ही खतरनाक बनी रहेंगी, प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से वो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल यही सच है, क्योंकि देखिए अभी भी आज भी हिंदुस्तान में लगभग 40% कैपेसिटी हमारी सोलर एनर्जी और विंड की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। लेकिन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लगाने से कुछ नहीं होता है। ये आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आप कितने किलोवाट आवर ग्रिड में डाल रहे हैं। और जितने भी अभी तक सर्वे हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के, वो ये बताते हैं कि भारत में लगभग 1.8% ऊर्जा जो है 2020 में सोलर और विंड से थी। लेटेस्ट डेटा उसके बाद अवेलेबल नहीं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ 2% जो है वो ग्रीन एनर्जी ग्रिड में है, और ग्रिड में लगभग 75% के ऊपर जो है वो फॉसिल फ्यूल से चलने वाला जो है पावर प्लांट्स हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। और इसका कार्बन इंटेंसिटी जो हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिसिटी है, उसका कार्बन इंटेंसिटी कम करना बहुत बहुत मुश्किल है। तो जब तक वो कार्बन इंटेंसिटी कम नहीं होती, तब तक हम लोग बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं मान सकते हैं, वो है भी नहीं। और उसके लिए ये कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस इस तरीके का करना बेहद जरूरी था। हमने इस एनालिसिस में हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में जो भी एनर्जी मिक्स है बिजली पैदा करने के लिए, उसको कंसिडर किया है। यानी कि अगर आप साउथ में जाएंगे तो वहां पर विंड है, तो उसको हमने कंसिडर किया है। नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे वहां हाइडल ज्यादा है, उसको हमने कंसिडर किया है। वेस्ट में जाएंगे तो वेस्ट ग्रिड जो हमारी ज्यादातर कोल डिपेंडेंट है। तो ये सारे जो प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज हैं उसको कंसिडर करके हमने हर रीजन में कार्बन इंटेंसिटी निकाली है, और उसके बाद ही हमारे ये जो कंक्लूजन है वो हमने निकाले। ऑल राइट सर, यानी कि एक मोटा मोटा अपने दर्शकों की जानकारी के लिए और थोड़ा उनकी स्पष्टता के लिए ये बता दें कि ये जो स्टडी है, ये मोटा मोटा सर से जो बात करके पता चल रहा है वो ये कह रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल या उनमें जो प्रयुक्त होने वाली बैटरीज हैं, उनसे डायरेक्ट पर्यावरण को कोई सीधा इतना ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन जब तक हमारी बिजली बनाने के लिए कोयले पर निर्भरता रहेगी, इसलिए कार्बन का उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता रहेगा और यह पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। इस लिहाज से ईवीज पर्यावरण के लिए पारंपरिक जो कन्वेंशनल व्हीकल्स हैं या इंजन हैं उनके मुकाबले ज्यादा पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। अब सर, अब इसका मतलब क्या हम ये माने सर कि अगर हम प्राइवेट जो व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं, उन पर निर्भरता थोड़ी सी कम करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम ज्यादा इस्तेमाल करें, तो एक बैलेंस बन पाएगा सर? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी मैं इस पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जा रहा हूं कि और बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्या नुकसान है, आईसी इंजन व्हीकल्स के क्या नुकसान है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर ये प्राइवेट व्हीकल्स हैं जो हम काफी कम रन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी प्राइवेट कार को लगभग 5 से 6 हजार किलोमीटर प्रति वर्ष से ज्यादा नहीं चला पाता,
इसी प्रकार से ज्यादातर हिंदुस्तानी कंज्यूमर्स का यही हाल है। तो जब तक आप 10 साल में अपने वाहन को 1.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा नहीं चला रहे हैं, तब तक आप बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल को इस्तेमाल करके एनवायरनमेंट का ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। तो मेरा एक कहने का तात्पर्य ये है कि अगर बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम टैक्सी में, जो लगभग 10,000 किलोमीटर प्रति माह चल रही है, उसमें हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन होगा। लेकिन अगर आप उसको प्राइवेट व्हीकल की तरह इस्तेमाल करेंगे तो शायद आप उसको उतना नहीं चला पाएंगे, तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आप नहीं उठा सकते हैं। इनफैक्ट वो एनवायरमेंट के लिए ज्यादा डैमेजिंग। ऑल राइट सर। तो सीधा सीधा जो एनवायरमेंटल डैमेज है वो कितने किलोमीटर प्रति माह या प्रति वर्ष आप चलाते हैं उससे लिंक्ड है, और एक सर्टेन नंबर ऑफ किलोमीटर चलाने के बाद ही उसको आप एनवायरमेंटली इक्विवेलेंट टू पेट्रोल और डीजल व्हीकल कह सकते हैं। अगर उससे कम चलाते हैं तो वो ज्यादा। ऑल राइट सर, ठीक है सर। अब ये तो पर्यावरण पर इंपैक्ट की बात हो गई। दूसरा जो सबसे बड़ा ईवी के बारे में कहा जाता है, इसको पुश करने की धारणा जो है, उसमें एक जेब आपके पॉकेट फ्रेंडली भी इसे कहा जाता है कि लॉन्ग रन में आपको सस्ती पड़ेंगी। लेकिन टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पर भी आप लोगों की स्टडी है, वो क्या कहती है? जो हम समझ पा रहे हैं आपकी स्टडी से, वो ये कह रही है कि जेब पर भी ज्यादा भारी पड़ रही है। जी हाँ, हमारी स्टडी से यही निकल के आता है। देखिए, जब आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने जाते हैं तो जनरली आपको 70 से 80% ज्यादा पैसा अपफ्रंट देना होता है, और उसके बाद फिर आप व्हीकल खरीदते हैं। व्हीकल खरीदने के बाद उसकी अभी बैटरी जो है वो वीक हो जाती है। 5 साल 7 साल के बाद आपको बैटरी भी शायद बदलवानी पड़ सकती है, और उसके अलावा मेंटेनेंस का खर्चा है। तो जब भी हम इस तरह का एनालिसिस करते हैं तो 2 एनालिसिस हम करते हैं। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए एलसीए करते हैं, और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के लिए टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप करते हैं। उसमें हम लोग अपफ्रंट कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, फ्यूल का खर्चा जब हम चलाते हैं, और उसके बाद जो स्क्रैपेज वैल्यू आपको मिलती है उसको हम कम करते हैं, और जितने भी और तरीके के फ्लूइड्स, लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, कूलेंट, जो भी आपको चाहिए होता है, टायर्स, ये सारी जो कॉस्ट है वो उसके अंदर इंक्लूड करके, जिस तरीके से एलसीए क्या है उसी तरीके से टीसीओ पर किलोमीटर हम निकालते हैं। यानी कि अगर आपका व्हीकल 10 साल में 1 लाख किलोमीटर चला है तो पर किलोमीटर कॉस्ट कितनी आएगी, और फिर हम उसको कंपेयर करते हैं। तो जब हमने ये स्टडी भारतीय वाहनों को लेकर के इक्विवेलेंट पेट्रोल, डीजल एंड हाइब्रिड और आईसी इंजन व्हीकल्स को लेकर के किया, तो कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर परसेप्शन, हमने ये पाया कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट पर किलोमीटर आईसी इंजन व्हीकल्स के मुकाबले काफी ज्यादा। तो ये काफी भ्रामक होता है, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिसिटी चूंकि आपकी सस्ती है पर किलोमीटर बेसिस पर, तो जो आप खर्च कर रहे हैं उनको चार्ज करने में वो वाकई कम होता है, लेकिन उससे ज्यादा कॉस्ट आपकी जो है खरीदने में जो आपकी लगी है वो काफी ज्यादा होती है। कॉस्ट ऑफ मनी, इंटरेस्ट वगैरह जब आप कैलकुलेट करते हैं, और इसके अलावा जब आप बैटरी चेंज कराने की कॉस्ट करते हैं तो काफी ज्यादा उसका फर्क पड़ता है। तो फ्रॉम कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है हाइब्रिड और आईसी इंजन के मुकाबले काफी ज्यादा है। और बहुत संक्षेप में समझना चाहूंगा, इसीलिए आप कह रहे हैं कि हाइब्रिड का रास्ता अपनाएं। जी, हाइब्रिड एनवायरमेंटली जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, आईसी इंजन से भी अच्छी है और बैटरी से भी ज्यादा अच्छी है। अभी हाइब्रिड का टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जो है वो बैटरी और आईसी इंजन व्हीकल के बीच में है, और उसका कारण ये है कि सरकार ने जो टैक्स इंसेंटिव्स और टैक्स रिबेट्स जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को दिए हैं, हाइब्रिड्स को नहीं दिए हैं। हाइब्रिड में टैक्स लगभग 10 गुना ज्यादा है। तो अगर हम एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हाइब्रिड को और बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल को सेम ट्रीट करेंगे और सेम टैक्सेशन करेंगे, तो उसके बाद हाइब्रिड की कॉस्ट काफी कम हो जाएगी, और हाइब्रिड का टीसीओ भी काफी कम हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को मार्केट में पुश करने में आसानी होगी, और हाइब्रिड अनडाउटेडली ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली। जी हाँ, तो कुल मिला के सार यही है इस पूरी स्टडी का कि 2 पैमाने, यानी कि लाइफ साइकिल एनालिसिस, सीधा सीधा कहें तो पर्यावरण पर प्रभाव, ये अभी के जब तक हमारी कोयले पर निर्भरता ज्यादा है उन हालातों में ईवी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर रही है, पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। और दूसरा जो पैमाना है आपकी जेब का, यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, उस पैमाने पर भी ज्यादा महंगी पड़ सकती है आपको ईवी कार्स।
तो इसीलिए हाइब्रिड का रास्ता अपनाने की सलाह दी गई है आईआईटी की इस रिपोर्ट में। थैंक यू सो मच प्रोफेसर अविनाश के अग्रवाल, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, विस्तार से बात की इस रिपोर्ट पे। थैंक यू सो मच।